हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में पढ़ेंगे। एमीन से होने वाला रिएक्शन देख रहे थे, उसी में आज हम लोग देखेंगे कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2 और कार्बन डाइसल्फाइड है, तो कार्बन डाइसल्फाइड का सूत्र क्या हो जाएगा CS2। तो जो एमीन था, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, इन सब का किसके साथ रिएक्शन देखेंगे आज हम लोग? कार्बन डाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया या फिर रिएक्शन को देखेंगे। तो इसमें एक एक करके देखते हैं। पहला देखते हैं प्राथमिक एमीन के साथ। तो यह है हमारा कार्बन डाइसल्फाइड CH2। इसको जब प्राथमिक एमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है? एक यौगिक बनेगा। रिएक्टेंट जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो एक प्रोडक्ट बनता है, यौगिक बनता है। उस यौगिक में फिर से क्या कराते हैं? HgCl2 का रिएक्शन कराते हैं, तो वहाँ पे एक ठो लिक्विड प्राप्त होगा और लिक्विड तेल के समान तैलीय द्रव प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो अभिक्रिया होती है प्राथमिक एमीन और कार्बन डाइसल्फाइड का, यहाँ के आते तक इस अभिक्रिया को हम लोग मस्टर्ड आइल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखो तेल प्राप्त हो रहा है, तो तेल को ऑयल बोला जाता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे तेल प्रोडक्ट के रूप में तेल के समान लिक्विड हमको द्रव मिलेगा, इसीलिए इस अभिक्रिया को मस्टर्ड आइल अभिक्रिया कहा जाता है। और इसमें जो तेलीय द्रव रहता है, जो प्रोडक्ट बनेगा ना तैलीय द्रव के रूप में, उसमें मस्टर्ड माने कि सरसों के समान क्या आएगी? गंध आएगी। और वहाँ पे सरसों के समान उसमें गंध आती है, इसलिए इसको मस्टर्ड आइल अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। तो इसमें देखते हैं, यह है हमारा प्राथमिक एमीन RnH2, ये है हमारा कार्बन डाइसल्फाइड, जिसको फैला करके लिखा है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं C डबल बॉन्ड S C डबल बॉन्ड S, यह है कार्बन डाइसल्फाइड। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें का ये जो हाइड्रोजन है एक सल्फर के साथ जा करके जुड़ जाता है। इस सल्फर के साथ जुड़ा है ये हाइड्रोजन यहाँ करके, तो इसमें देखो क्या चेंज हो रहा है? ये हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ SH बना लिया है, बाकी सब सेम का सेम जुड़ गया है। ये नाइट्रोजन इस कार्बन से सीधे जुड़ जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है इस सल्फर के साथ जाके जुड़ जाएगा। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या हो जाएगा? दो ठो सल्फर उपस्थित है इसमें, तो सल्फर को थायो बोला जाता है, और दो ठो सल्फर है तो डाइथायो, और इसका नाम क्या है? कार्बनिक अम्ल यहाँ से प्राप्त होगा। इसको अम्ल इसलिए बोला गया है क्योंकि C डबल बॉन्ड OH रहता है तो अम्ल होता है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड S है तो ये थायो अम्ल कहलाएगा, और अम्ल से ये बना हुआ है इसलिए इसका नाम कार्बनिक अम्ल होगा। इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं? HgCl2 से रिएक्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें का Hg और इसमें का ये वाला जो S है ना, ये बाहर निकल जाएगा HgS बना करके, और इसमें का हाइड्रोजन और इसमें का जो Cl है HCl बन के बाहर निकल जाएगा, और जो भी बचेगा वो यहाँ पे आ जाता है। और कार्बन की संयोजकता 4 रहती है, उसको संतृप्त करने के लिए इधर डबल बॉन्ड इधर डबल बॉन्ड, तो कुल कार्बन से 4 बंध बना हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा? एल्किल आइसोथायोसाइनेट बन जाएगा। तो इसी का जो स्मेल है मस्टर्ड के समान, मस्टर्ड ऑयल के समान रहता है, इसलिए इस अभिक्रिया को मस्टर्ड आइल रिएक्शन कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं कि ये प्राथमिक एमीन की पहचान करने के लिए भी इस अभिक्रिया को कराया जाता है। जैसे हमको कहीं पर मिल जाता है 2-3 ठो एमीन का मिश्रण, जिसमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन सब कुछ मिला रहता है, तो वहाँ पे जो प्राथमिक एमीन है उसकी अलग से पहचान करने के लिए इस अभिक्रिया को उपयोग में लाए जाते हैं। अब दूसरा हम लोग देखते हैं कि द्वितीयक एमीन की कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन। तो ये है RNH, ये द्वितीयक एमीन है। इसमें कार्बन डाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो इसमें भी क्या होगा? सेम रिएक्शन होगा। इसमें का हाइड्रोजन इस सल्फर के साथ SH बना लेगा, बाकी सेम का सेम जाके जुड़ जाता है।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 ठो एल्किल ग्रुप है तो NN डाई एल्किल, फिर 2 ठो सल्फर है तो डाई थायो, और ये अम्ल से बना है तो कार्बनिक अम्ल। इसका हम लोग क्या कराते हैं, फिर से HgCl2 से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो द्वितीयक एमीन में तेलीय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन प्राथमिक एमीन में जो ऑयली वाला प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है। यहाँ से आगे देखते हैं कि जो तृतीयक एमीन, तो तृतीयक एमीन में क्या हो जाता है, इस नाइट्रोजन के साथ 3 ठो एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है, तो तृतीयक एमीन में एक भी हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं रहेगा, माने कि हाइड्रोजन अब्सेंट रहता है, जिसके कारण तृतीयक एमीन CH2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो तीनों में अंतर हो गया, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में। उसके बाद ये तीनों क्या था, एलिफेटिक वाला था ना। अब हम लोग देखेंगे कि जो एरोमेटिक एमीन है ये क्या करेगा, कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन। तो जो एरोमेटिक एमीन है C6H5NH2, इसको जब कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं, इसमें देखो फेनिल ग्रुप है C6H5, ये बेंजीन रिंग से बना है, तो इसको जब क्या कराते हैं, इससे रिएक्शन कराते हैं, 2 अणु लेते हैं एरोमेटिक एमीन का, तो यहाँ पे क्या बनता है, हमारा थायोकार्ब एनिलाइड का निर्माण होगा, माने कि इसमें का H2 और इसमें का H2S गैस के बन के बाहर निकल जाएगा, और बाकी जो बचा हुआ है वो आपस में रीअरेंज होकर के जुड़ जाता है और थायोकार्ब एनिलाइड का निर्माण करेगा। दूसरा देखते हैं, जो थार्बकायो एनिलाइड बना हुआ था ना, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना था उसी को HCl से फिर से रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, मस्टर्ड ऑयल की सुगंध वाला लिक्विड प्राप्त होगा। तो यहाँ पे एरोमेटिक हम लोग लिए थे शुरू में एमीन को, तो एरोमेटिक वाला मस्टर्ड ऑयल वाला लिक्विड प्राप्त होगा, जिसका नाम हो जाएगा फेनिल आइसोथायोसाइनेट। तो ये हो जाएगा हमारा इसका प्रोडक्ट। ये रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है CH2 से रिएक्शन वाला। अब आगे हम लोग देखेंगे कार्बोनिल क्लोराइड या फास्फिन से रिएक्शन। तो जो भी एमीन है उनका किसके साथ रिएक्शन, कार्बोनिल क्लोराइड। तो कार्बोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, COCl, जिसमें पाया जाएगा उसको कार्बोनिल क्लोराइड बोलेंगे। कार्बोनिल माने कि C डबल बॉन्ड O और क्लोराइड माने कि Cl। तो जिसमें कार्बोनिल क्लोराइड पाया जाएगा उसको हम लोग एमीन के साथ यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे, या फिर फास्फिन भी इसको बोला जाता है कार्बोनिल क्लोराइड वाले को। तो इसके साथ रिएक्शन अभी देखेंगे। तो यह प्राथमिक एमीन RNH2 और ये हमारा कार्बोनिल क्लोराइड COCl। इसको क्या करेंगे, हम लोग रिएक्शन कराएंगे दोनों को। तो यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl बन के बाहर निकल गया है। उसके बाद एक ठो H बचा हुआ है NH के रूप में, और यहाँ इसका 2 अणु लिए हैं, तो एक NH इस साइड जुड़ जाएगा इधर से, और एक NH इस साइड से जुड़ेगा। तो ये आपस में जुड़ जाते हैं और NN एल्किल प्रतिस्थापी यूरिया का निर्माण करते हैं। देखो यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, ये यूरिया का सूत्र है। तो जब इसमें का एक हाइड्रोजन बाहर निकला यूरिया का और R ग्रुप जुड़ा है, तो ये एल्किल प्रतिस्थापी हो जाएगा, और यहाँ के भी यूरिया का एक हाइड्रोजन बाहर निकल के R ग्रुप जुड़ा है, तो ये यूरिया से बना हुआ है, इसलिए इसके नाम के लास्ट में यूरिया शब्द आ रहा है। उसके बाद देखते हैं कि जो सेम रिएक्शन है उसको द्वितीयक एमीन के साथ कराते हैं। तो R2NH, ये 2 डिग्री एमीन है, इसका भी क्या कराएंगे, इसके साथ फास्फिन या फिर कार्बोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है और ये Cl है, HCl बन के बाहर निकल जाएगा और बाकी जितना बचा हुआ है आपस में जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 2 ठो इधर है, 2 ठो इधर है, 4 ठो एल्किल ग्रुप है ना, इसलिए टेट्रा एल्किल, और ये यूरिया से बना है तो यूरिया इसका नाम हो जाएगा। तो ये हो गया रिएक्शन। उसके बाद देखते हैं कि जो ये तो था एलिफेटिक का, अब देखेंगे एरोमेटिक का। तो जो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन है, ये जब फास्फिन से रिएक्शन करता है तो यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा,
ठीक है। यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl बाहर निकल जाएगा और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एरोमेटिक वाले कार्बोनिल क्लोराइड एमाइड एक्ठो मिलेगा। उसके बाद इसका फिर रिएक्शन कराते हैं, इसको गर्म करेंगे तो यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl बन के बाहर निकल जाता है और फेनिल आइसोसाइनेट प्राप्त होगा। तो ये हमारा एरोमेटिक के साथ रिएक्शन था और ऊपर वाला ये जो है एलिफेटिक वाला रिएक्शन है। आगे इसमें देखते हैं तो अगला रिएक्शन आ जाता है हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल से अभिक्रिया। तो जो भी एमीन है, चाहे प्राथमिक एमीन हो या द्वितीयक एमीन हो, उनका क्या कराते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल से रिएक्शन। तो जो हाइपोक्लोरस अम्ल है इसका सूत्र होता है HOCl, ये है हाइपोक्लोरस अम्ल। ये है हमारा प्राथमिक एमीन। इसको जब रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का H और यहाँ का Cl, यहाँ का OH और यहाँ का H, H2O बन के बाहर निकलेगा और यहाँ का NH और यहाँ का Cl, C2H5 NHCl बन के जुड़ जाएगा। फिर से इसको रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का जो H है इस OH के साथ फिर से H2O बन के बाहर निकल जाएगा और C2H5 ये वाला N, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन फिर से जुड़ के डाइक्लोरो एथिल एमीन का निर्माण करेगा। यह था प्राथमिक एमीन, यह द्वितीयक एमीन। तो द्वितीयक एमीन में एक बार हाइपोक्लोरस अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ का H और यहाँ का OH H2O बन जाएगा यहाँ से और ये जो Cl है इसमें जुड़ जाएगा तो N क्लोरो डाइएथिलेमीन यहाँ से प्राप्त होगा। तो ये था हमारा किसका, हाइपोक्लोरस अम्ल के साथ एमीन का रिएक्शन। उसके बाद अगला आ जाते हैं हम लोग ऑक्सीकरण। तो जो एमीन है उसका ऑक्सीकरण जब कराते हैं तो जो तीनों प्रकार के एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक माने कि जिसमें बेंजीन रिंग एब्सेंट रहेगा, तीनों प्रकार के एलिफेटिक एमीन का ऑक्सीकरण होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वह उपयोग किए जाने वाले ऑक्सीकारक। देखो ऑक्सीकरण हो रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे। तो जो ऑक्सीकारक उपयोग किया जाएगा उसकी प्रकृति पे तथा कौन सा एमीन हम लोग लिए हैं उसकी प्रकृति पे तथा कौन सा एल्किल ग्रुप लिए हैं उसकी प्रकृति पे प्रोडक्ट यहाँ पे निर्भर करेगा। तो पहला देखते हैं प्राथमिक एमीन का किसका साथ रिएक्शन कराते हैं, वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं। तो ये हमारा प्राथमिक एमीन, इसका वायु की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करेंगे तो वायु से जितना ऑक्सीजन चाहेगा ये अपना ले सकता है। ठीक है। तो यहाँ से वायु से रिएक्शन कराते हैं तो ये ऑक्सीजन इसके साथ जा कर के जुड़ जाता है और उपसहसंयोजक बंध का निर्माण होगा। माने कि नाइट्रोजन में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म रहता है, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ऑक्सीजन को दान करेगा तो यहाँ से उपसहसंयोजक बंध बन जाएगा और एथिलेमीन ऑक्साइड का निर्माण होगा। ये पहला स्थिति था। दूसरा देखते हैं कि जो प्राथमिक एमीन का अगर हम लोग KMnO4, ये एक ऑक्सीकारक है और ये भी एक ऑक्सीकारक है। यह पोटेशियम डाइक्रोमेट और यह पोटेशियम परमैंगनेट, इन दोनों की उपस्थिति में या फिर किसी एक की उपस्थिति में जब प्राथमिक एमीन का रिएक्शन कराते हैं यहाँ से क्या बनेगा, देखो ये हमारा प्राथमिक एमीन CH3CH2NH2 प्राथमिक एमीन है। इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहाँ से एसिटाल्डिमीन प्राप्त होगा। यहाँ का H और यहाँ का O H2O बन के बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से हाइड्रोजन बाहर निकला है तो दोनों के बीच में डबल बंध आया है। ठीक है। यहाँ पे एसिटाल्डिमीन बना, इसका क्या कर रहे हैं, जल के साथ रिएक्शन माने कि जल अपघटन कर रहे हैं। तो जल अपघटन जब करेंगे तो ये हो जाएगा CH3 और CHO, तो यहाँ से एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होगा। अब देखते हैं, यह तो प्राथमिक एमीन था, यह तो द्वितीयक एमीन लेते हैं इसकी जगह में और उसका क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण इन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या बनेगा, कीटीमीन बनेगा। यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन H2O बन के बाहर निकल जाएगा और कीटीमीन बनाएगा। इस कीटीमीन का जल अपघटन करते हैं तो यहाँ से जो यहाँ का NH है क्या हो जा रहा है, NH3 बन के बाहर निकलेगा इधर और ये डबल बॉन्ड NH की जगह में O ग्रुप जा करके जुड़ेगा यहाँ पे।
तो यहाँ से एसीटोन का निर्माण हो जाएगा। तो ये था द्वितीयक एमीन का रिएक्शन। अब देखते हैं कि जो प्राथमिक एमीन का अगर हम लोग ऑक्सीकरण करेंगे तो जब R ग्रुप लिया जाता है तो एल्कोहल बन जाता है, और एल्कोहल से जल का अणु जब निकालेंगे तो फिर से N डबल बॉन्ड O वाला यौगिक बनेगा और फिर से रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीकरण, तो नाइट्रो एल्केन बनता है। अगर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग तृतीयक एमीन को ले लेते हैं, 3 डिग्री तृतीयक एमीन माने कि 1 डिग्री एमीन है, लेकिन इस कार्बन पे 3 ठो R जुड़ा है तो 3 डिग्री वाला एल्किल ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ है। इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ से भी नाइट्रो एल्केन प्राप्त होगा। तो ये था ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार का होता है। उसके बाद इसमें आगे आता है कि देखो वही ऑक्सीकरण को फिर से आगे बढ़ाया है। एक ठो इसमें एथिल ग्रुप लिया है, एक ठो मेथिल ग्रुप, और यहाँ NH माने कि ये 2 डिग्री एमीन है। इसका जब ऑक्सीकरण करते हैं KMnO4 की उपस्थिति में तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से C2H5 1 और 2 ठो है, CH3 2 ठो है, तो दोनों जुड़ा है। इसमें का जो H है ना ये बाहर निकल जाएगा और N माने कि 2 अणु लिए हैं तो दोनों का N आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे डाईएथिल डाईमेथिल हाइड्रोजन का निर्माण होगा। अब यहाँ से अगर हम लोग ये तो एक रिएक्शन हुआ, दूसरा रिएक्शन में 2 ठो मेथिल ग्रुप लेते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में पर ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो यहाँ का H ग्रुप बाहर निकल जाता है और OH माने कि एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। इन सब का मतलब ये है, कहने का मतलब कि जो ऑक्सीकरण है ना वो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रकार से होता है। इधर देखे बहुत सारा रिएक्शन ऑक्सीकरण का, इधर भी देखे तो अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रोडक्ट देगा। इसको समझाने के लिए ही इतना सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें इन सब को आप लोग को नहीं पढ़ना है, जो मेन है 2-3 ठो ऑक्सीकरण में केवल 3 रिएक्शन पढ़ लेना, उसके बाद बाकी सबको छोड़ देना। उसके बाद आगे आता है इसमें कि जो परमोनोसल्फ्यूरिक अम्ल को कैरो अम्ल भी कहा जाता है और इसका सूत्र होता है H2SO5। इसके द्वारा जब एमीन का ऑक्सीकरण करेंगे तो वहाँ भी प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारा है एनिलीन एरोमेटिक एमीन। इसको कैरो अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर रहे हैं तो यहाँ का H2 बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे O ग्रुप आकर के जुड़ जाता है। जहाँ भी इस प्रकार से नवजात ऑक्सीजन दिखेगा उसका मतलब है कि जितना ऑक्सीजन इसको चाहिए ये आपस में ले सकता है, और यहाँ से H2 और यहाँ का O H2O बन के बाहर निकल जाएगा और NO ग्रुप इसमें जुड़ जाएगा। तो ये नाइट्रोसोबेंजीन का निर्माण यहाँ से हो जाता है। अब यहाँ पे एलिफैटिक वाला द्वितीयक एमीन को लिया हुआ है, तो एलिफैटिक द्वितीयक एमीन का सेम कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से हमको एल्कोहल प्राप्त होगा, माने कि NHOH, तो हाइड्रोक्सिल एमीन यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। सॉरी, इसको एल्कोहल नहीं बोलेंगे, ये एमीन में हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इसको हाइड्रोक्सिल एमीन बोलेंगे। उसके बाद अगला रिएक्शन है कि ओजोन और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड या फिर पर ऑक्सी अम्ल द्वारा फिर से ऑक्सीकरण को बताया है। तो यहाँ पर जो ट्राईमेथिल एमीन माने तृतीयक एमीन को लिया है, तृतीयक एमीन का जब ऑक्सीकरण करेगा पर ऑक्सी अम्ल की उपस्थिति में तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। इस नाइट्रोजन में जो 2 ठो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ना, यहाँ पे लोन पेयर आप इसको ऑक्सीजन को दान कर देगा और NO के रूप में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ट्राईमेथिलमीन ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो ये था एमीन का ऑक्सीकरण, बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इंग्लिश में इसी को इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी बोलेंगे। तो एरोमेटिक एमीन में रिंग का प्रतिस्थापन, ये देखो ये एरोमेटिक एमीन है माने कि एरोमेटिक रिंग है और एमीन ग्रुप है। तो इसमें क्या होता है, एमीन में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को ये रिंग में अनुनाद के रूप में अनुनादिक संरचना शो करेगा। माने कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या फिर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पे डबल बंद बन जाएगा और ये दान कर रहा है तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा।
ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, कभी ये इधर शिफ्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि इसमें का जो लोन पेयर है इस रिंग में अलग अलग जगह में शिफ्ट हो करके अलग अलग प्रकार की संरचनाएं शो करेगा। कभी डबल बंद यहाँ है तो यहाँ जाएगा, माने कि ये तीनों डबल बंद और इसमें का लोन पेयर ये चारों इस रिंग में घूमते रहते हैं, माने स्थायी नहीं रहते हैं, अस्थायी रूप से कभी यहाँ कभी वहाँ कभी यहाँ कभी वहाँ इस प्रकार से शिफ्ट हो करके एक से अधिक संरचनाएं शो करेंगे और इन सभी संरचनाओं को क्या बोलेंगे, अनुनादिक संरचना या अनुनादी संरचनाएं कहा जाता है। तो जो एरोमेटिक एमीन है वो 1 2 3 4 5 अनुनादी संरचना शो करेगा। ठीक है, अब इसमें दोनों ओर तीर का निशान दिया गया है, इसका मतलब है कि इस संरचना से इसका भी निर्माण हो सकता है और इस संरचना से इसका भी निर्माण हो सकता है। माने कि ये पांचों संरचना एक दूसरे में चेंज किया जा सकता है, पांचों को एक दूसरे में परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इनको अनुनादिक संरचना कहा गया है। अब इन पांचों को मिला करके जैसे हाइब्रिड बनाते हैं ना, हाइब्रिड आता है किसी बीज का, उसी प्रकार से इन पांचों के मिलने से एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर का निर्माण होगा जिसको अनुनादी संकर या फिर हाइब्रिड अनुनादिक स्ट्रक्चर कहेंगे। तो इसको अनुनादिक संकर के नाम से जाना जाता है और इस प्रकार से इसको बताया गया है। इसमें देखो कहीं पे भी डबल बंद सिंगल बंद नहीं दिया है, बीच में डॉट डॉट करके रिंग बना दिया है। इसका मतलब है कि बीच में रिंग है, इसका मतलब कहीं पर भी डबल बंद और कहीं पर भी सिंगल बंद इसमें आ सकता है। ये हमारा अनुनादी संकर कहलाएगा। तो ये हो गया इसमें एरोमेटिक एमीन में। अब देखते हैं अगला रिएक्शन, तो हैलोजनीकरण या फिर ब्रोमीकरण रिएक्शन। तो यह है एरोमेटिक एमीन एनिलीन जिसको कहा जाता है। इसका जब ब्रोमीकरण करेंगे, माने कि देखो हैलोजन से रिएक्शन कराएंगे तो हैलोजनीकरण, तो हैलोजन के अंदर ही क्या आता है, ब्रोमीन भी आता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन से रिएक्शन करा रहे हैं तो इसको ब्रोमीकरण बोला गया है। तो 3 ब्रोमीन अणु से रिएक्शन कराते हैं तो इसमें आर्थो मेटा और फिर से आर्थो, 2 आर्थो और एक पैरा पोजिशन पे 3 ब्रोमीन जुड़ जाता है। इसको नंबरिंग करेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो जो एमीन वाला है इस कार्बन को 1 नंबर देंगे, फिर इधर क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग करते आएंगे। तो इसमें जो 3 ब्रोमीन है इसको 2 नंबर मिलेगा, इसको 4 और इसको 6 नंबर। तो 2 4 6 ट्राइब्रोमोनिलीन का निर्माण यहाँ से हो जाएगा। तो यह था ब्रोमीकरण अभिक्रिया। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। जो नाइट्रीकरण अभिक्रिया है ना, इसमें इसको देखने से पहले एक और रिएक्शन देख लेते हैं। यह है हमारा क्या, एनिलीन, और यह है एसिटिक एनहाइड्राइड। जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ से CH3COOH ग्रुप बाहर निकल जाता है, माने कि एक ठो एसिटिक ग्रुप पूरा बाहर निकल जाएगा, एसिटिक अम्ल। फिर जो NH है ना, इसके पास ये वाला CO CH3 ग्रुप जाके उल्टा जुड़ जाएगा। तो यहाँ से एसिटेनिलाइड का निर्माण हो जाएगा, एसिटिनालाइड भी बोलते हैं इसको। इसका क्या करेंगे, फिर से ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं तो इस एसिटिनालाइड में ये जो ग्रुप जुड़ा है इसके पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप आकर के जुड़ जाता है, तो पैरा ब्रोमो एसिटिनालाइड बन जाएगा। इसका फिर से जल अपघटन करते हैं तो यहाँ से जो COCH3 ग्रुप है ना, ये फिर से बाहर निकल जाता है और ये फिर से NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पैरा ब्रोमो एनिलीन यहाँ पर भी प्राप्त होता है। उसके बाद अगला रिएक्शन है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। तो जो नाइट्रीकरण अभिक्रिया है उसमें क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप आकर के जुड़ता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक एमीन को बताया है तो जो एमीन में NH2 ग्रुप रहता है ना, इसमें लोन पेयर है, तो H+ की उपस्थिति में जब इसको ट्रीट करते हैं तो ये जो H+ है और N में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश रहता है, तो H+ इस नाइट्रोजन के साथ जाके जुड़ जाता है और NH3 का निर्माण करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विकर्षी या फिर इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप
माने कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप इसमें जुड़ेगा इस रिंग में, तो वहाँ पे क्या बनेगा, मेटादैशिक माने कि मेटा प्रोडक्ट का निर्माण होगा। और इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला ग्रुप इसमें अगर जुड़ेगा तो वहाँ पे आर्थो या पैरा प्रोडक्ट का निर्माण होगा। उसी को यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे इसको तो देख लिए थे कि एसिटिल क्लोराइड के साथ जब एनिलीन को रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ का H और यहाँ का Cl HCl बन के बाहर निकलेगा और बाकी जो बचेगा वो आपस में जुड़ जाता है और एसिटिनालाइड का निर्माण करता है। उसके बाद जो नाइट्रीकरण देखे थे ना अभी ऊपर हेडिंग नाइट्रीकरण, उसी को यहाँ पे दिया है कि ये देखो एसिटिनालाइड है ये वाला, इस एसिटिनालाइड में नाइट्रिक अम्ल है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। इन दोनों की उपस्थिति में 288 केल्विन टेम्परेचर पे जब गर्म करेंगे तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है पैरा पोजीशन पे माने कि इस ग्रुप के पैरा पोजीशन पे आकर के जुड़ेगा और पैरा नाइट्रो एसिटिनालाइड का निर्माण करेगा। साथ ही साथ हमको क्या मिलता है, इसके आर्थो ग्रुप पे भी एक नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है और आर्थो नाइट्रो एसिटिनालाइड का निर्माण कर देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जल की उपस्थिति में इनको ट्रीट करते हैं इस मिश्रण को, तो इसमें का जो COCH3 है और इसमें का है ये दोनों बाहर निकल जाएंगे अम्ल बन करके और यहाँ पे फिर से NH2 ग्रुप यहाँ से बन जाएगा। तो पैरा नाइट्रोएनिलीन और आर्थो नाइट्रोएनिलीन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। तो ये हो गया नाइट्रीकरण अभिक्रिया। उसके बाद देखो नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, हैलोजनीकरण में हैलोजन से रिएक्शन कराते हैं। अब जब सल्फोनीकरण बोला जाता है तो उसमें केवल सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराएंगे तो उस अभिक्रिया को सल्फोनीकरण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एनिलीन लिए हैं एरोमेटिक एमीन, इसको जब सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा, इसमें का H ग्रुप NH2 है ना, तो इसमें का एक H ग्रुप NH3 बना देगा यहाँ जाके और इसमें जो बचेगा ना HSO4 ये यहीं पे जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ पे एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होगा। यहाँ से जब जल का अणु बाहर निकलता है तो सल्फेमिक अम्ल का निर्माण होगा। यहाँ से जल का अणु बाहर निकल जाएगा, यहाँ का H2 और यहाँ का O, तो यहाँ से सल्फेमिक अम्ल बन जाएगा यहाँ पे। और ये जो बना हुआ है ना यही फिर से रीअरेंज हो जाएगा, पुनर्व्यवस्थित हो जाएगा। तो ये जो ग्रुप है SO3H और इस पोजीशन पे आ गया है यहाँ पे, और यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वो निकल के यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से पैरा एमिनो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का निर्माण यहाँ से हो जाता है। और इसी को फिर से अगर रीअरेंज करेंगे तो इस प्रकार से ज्विटर आयन के रूप में प्राप्त होगा। ज्विटर आयन किसको बोलते हैं, ऐसा यौगिक जिसमें पैरा पोजीशन पे या फिर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट पोजीशन पे अपोजिट चार्ज पाया जाता है। जैसे इसमें ऋण चार्ज है तो इसमें धन चार्ज है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट एक धन आयन है एक ऋण आयन है। तो इस प्रकार से जो आयन बनता है उसको ज्विटर आयन कहा जाता है। इसके बाद इसमें आगे देखेंगे एक रिएक्शन इसमें आता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जिसको परीक्षा में पूछा जाता है। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है इसमें क्या करते हैं, एनिलीन है एरोमेटिक एनिलीन, इसमें एनिलीन हम लोग देखते हैं लुईस क्षार के समान व्यवहार करता है। लुईस क्षार क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान करने की शक्ति रखता है। तो ये लुईस क्षार के समान व्यवहार करेगा। इस पे जब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं तो जो एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है यहाँ पे क्या करेगा, लुईस अम्ल के समान व्यवहार करेगा। तो जो क्षार है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, क्षार दान करता है, और ये जो लुईस अम्ल है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो इन दोनों के दान करने और ग्रहण करने से यहाँ पे रिएक्शन होगा। यही रिएक्शन क्या कहलाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो NH2 है ये दान कर रहा है तो इस पे क्या आएगा, धन आवेश आएगा, और AlCl3 ग्रहण कर रहा है तो इस पे ऋण आवेश आएगा। और इस प्रकार से यहाँ से
प्रोडक्ट का निर्माण होगा। अगला देखते हैं डाइएजो युग्मन अभिक्रिया। डाइएजो युग्मन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें डाइएजो वाले रिएक्टेंट को लेंगे और एनिलीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पे दिया है कि हिम ताप माने बर्फ में जो ताप रहता है उस ताप पे एनिलीन की क्रिया किसके कराएंगे, ये है एनिलीन। इसके रिएक्शन कराते हैं बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट या फिर लवण से। तो यह है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का एनिलीन से रिएक्शन कराते हैं 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर बहुत कम टेम्परेचर पे, जिस पे बर्फ पाया जाता है उस टेम्परेचर पे। तो यहाँ का Cl और यहाँ का HCl बन के बाहर निकलेगा और इसमें का नाइट्रोजन और इसमें का नाइट्रोजन NN, ये जो दो ठो N है ना, ये N डबल बॉन्ड N के रूप में है और ये जो NH है NH के रूप में है। तो ये आपस में जुड़ जाता है और डाइएजो एमिनो बेंजीन का निर्माण यहाँ से करेगा और इसका जो कलर होता है वो येलो कलर का या पीले कलर का पाया जाता है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं फिर से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये आपस में फिर से पुनर्व्यवस्थित हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ का एक हाइड्रोजन NH से जुड़ करके ये उल्टा हो जाएगा और जो यहाँ पे देखो ये N डबल बॉन्ड N यहाँ पे है और यहाँ का NH इधर उल्टा हो गया है, NH2 के रूप में आ गया है। तो ये नारंगी लाल कलर का मिलता है और इसका नाम है पैरा एमिनो एजो बेंजीन, जो नारंगी लाल कलर का प्राप्त होगा। तो ये हो गया हमारा एमीन में होने वाला रिएक्शन। और एमीन में जितना भी रिएक्शन था उसको हम लोगों ने देखा एक एक करके। यहाँ तक आप लोग पढ़ लेना। यहाँ पे एमीन का रिएक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे एमीन के उपयोग। तो जो एमीन है उसके बहुत सारे उपयोग हैं। पहला एलिफैटिक एमीन। जो एलिफैटिक एमीन है उसमें एल्किल ग्रुप पाया जाता है, तो इसका उपयोग संश्लेषण के लिए अभिकर्मक के रूप में करते हैं। औषधि बनाने में, चतुर्थक लवण, डिटर्जेंट बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एरोमेटिक एमीन। तो जो एरोमेटिक एमीन है ना, जिसमें बेंजीन रिंग पाया जाएगा, उसको बोलेंगे एरोमेटिक एमीन। तो जो एरोमेटिक एमीन है इसका उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे, एजो रंजक बनाने में, सल्फर ड्रग बनाने के लिए, रबर बनाने के लिए रबर उद्योग में, पॉलीयूरेथेन नामक प्लास्टिक जो रहता है ना उसको बनाने के लिए, डाइएजोनियम साल्ट बनाने के लिए, इसके संश्लेषण में सांश्लेषिक रूप से एरोमेटिक एमीन का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारा एमीन का कंप्लीट होता है उपयोग यहाँ पे। अब हम लोग को आगे क्या देखना है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों की पहचान। माने कि तीनों एमीन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्राथमिक एमीन है, कौन सा द्वितीयक है और कौन सा तृतीयक एमीन है, इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक। इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे।